मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। व्हाट इज़ हैपनिंग? परसेंटेजेस ऑफ ब्लॉक्स व्हिच आर एम्प्टी इन अ चेन, तो बेसिकली बिटकॉइन में 0 है। इथेरियम में 0.1% है, पॉलीगॉन में 0.7% है। यानी जितने ब्लॉक प्रोड्यूस होते हैं उसमें 0.7 परसेंट में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है, खाली चले जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इथेरियम के अंदर 50% जो ब्लॉक्स होते हैं, वो सिर्फ 25 से 50% तक फिल होते हैं, राइट? पर अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो अबाउट 72% यानी 3/4 of all the blocks that are produced since Taproot upgrade and the programmability that's happening on Bitcoin क्या are इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक है ये। मज़ा आ गया ये यार्डस्टिक देख के। इससे पता है क्या लग रहा है? मैं इसको एनालॉजी के साथ एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। इसका इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि 2 मॉल हैं और एक ही लोकेलिटी में है सपोज़। सपोज़ इंदिरा नगर के अंदर या वैशाली नगर के अंदर जयपुर में 2 मॉल हैं और दोनों मॉल आपको लगता है कि चलते हैं, क्योंकि दोनों मॉल वैशाली नगर में हैं। लेकिन आपको या मैं बोलूँ कि आप एक एमबीए के स्टूडेंट हो और मैं आपको बोलता हूँ कि पता करके आओ कि कौन-सा मॉल ज़्यादा चल रहा है। तो आप क्या करोगे? आप गेट कीपर से जाके बोलोगे कि उसका काउंटर होता है। उसे बोलोगे यार मुझे बता दे तेरा एवरेज डेली काउंट क्या है? फुटफॉल क्या है? तो वो बता देगा थोड़ी बहुत और ऐसी दो तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि भाई मॉल चल कौन-सा रहा है। अभी इस यार्डस्टिक से पता लग रहा है कि आपको ये पता लग रहा है कि बिटकॉइन स्लो है, बिटकॉइन ये है, बिटकॉइन वो है। लेकिन यहाँ से पता लग रहा है कि बिटकॉइन का जो फुटफॉल है, जो उसकी डिमांड है, उसकी ब्लॉक स्पेस की वो कहीं ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर दिस थिंग। हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग और वेब 3 की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज का शो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ये देख रहे हो कि जितना भी इकोसिस्टम जो पहले इथेरियम पे था या पहले आप जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन्स पे आप देखते थे इकोसिस्टम बना, तो अब क्या हो रहा है कि बिटकॉइन के अराउंड एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसके अंदर जो काम इथेरियम कर सकता है, जो काम सोलाना कर सकता है, जो काम कोई भी प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन कर सकती है, अब दावा ये किया जा रहा है कि वो सारे काम बिटकॉइन के अराउंड भी किए जा सकते हैं। मतलब बिटकॉइन को लेयर सिक्योरिटी लेयर बना के बिटकॉइन के ऊपर काफ़ी सारी इनोवेशन की जा सकती है। सो ये भी मैं समझना चाहूँगा प्रणव से कि बिटकॉइन के क्या ऊपर इनोवेशन होती है या बिटकॉइन के अराउंड इनोवेशन होती है? ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए जो इथेरियम वगैरह है ना उनके वो लेयर्स में ग्रो करते हैं, लेयर्स में स्केल कर रहे हैं, राइट? लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। तो हम ये कह सकते हैं कि लेयर्स जो है वो बिटकॉइन के ऊपर बन रही हैं। लेकिन जो वो सॉरी लेयर्स जो है वो इथेरियम के ऊपर या सोलाना के ऊपर या बन रही हैं। सोलाना की तो अभी खैर ऐसी कोई स्केलिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बट इथेरियम के केस में काफ़ी सारी लेयर्स बन रही हैं। तो क्या वो बिटकॉइन के ऊपर बनती हैं या बिटकॉइन के अराउंड बनेगी? ये क्वेश्चन आज एक इम्पोर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। प्लस आज हम बिटकॉइन की प्रोग्रामेबिलिटी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बात है मैं आज एक छोटी-सी बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का ना ध्यान नहीं जाता है कि एक छोटा-सा मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। है छोटी-सी बात और बहुत कॉमन बात भी है, लेकिन उसकी एक इम्पोर्टेंस है बात की। जैसे जैसे ये आपको मैं ऐसे ही कुछ रिसर्च कर रहा था, ठीक है? तो एक बिटकॉइन की डॉलर कॉस्ट एवरेज को मैं फिगर आउट कर रहा था कि बिटकॉइन को डॉलर कॉस्ट एवरेज का क्या फ़ायदा होता है। तो मैंने ऐसी ये वेबसाइट है, आप लोग भी सेव कर सकते हो, bitcoin dollar cost average डॉट कॉम, जहाँ पे अगर $100 लगाए होते और 27 जून को, जैसे आज 27 जून 2024 है, तो 27 जून 2020 में अगर $100 हर महीने अगर इन्वेस्ट किए होते बिटकॉइन में, तो हम लोगों का 4900 बिटकॉइन स्पेंड होता और जो आज जो वैल्यू होती वो करीब होती 11,336, ठीक है? सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे 131% का रिटर्न होता। हम वैसे बिटकॉइन को हम सोचते हैं बाय नहीं कर सकते एक साथ, अगर हम आज की देखें 0.18 जो बिटकॉइन है इसको हम बाय नहीं कर सकते, अ, लेकिन हम वैसे अगर हम डॉलर कॉस्ट एवरेज या एसआईपी जिसको आप कहते हो कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने या वीकली, अगर वीकली किया होता तो 127%, बाई वीकली किया होता तो 128% और सेमी मंथली किया होता तो 125, मंथली किया होता तो 131%। तो बिटकॉइन को एक्वायर करने का जो बेस्ट तरीका है वो है डॉलर कॉस्ट एवरेज। और जब हम डॉलर कॉस्ट एवरेज की बात करते हैं, सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में एक बताया था कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो इस चीज़ को आप लिख लीजिए कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क होता है। ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टिंग अलग चीज़ होती है, दोनों के तरीके अलग हैं। आपको ट्रेडिंग से कोई नहीं रोक रहा,
लेकिन आप इन्वेस्टिंग के बारे में भी सोचिए। और इन्वेस्टिंग के एप्लीकेशंस पे होती है, उसकी एप्लीकेशन अलग होती हैं। अब आप कहोगे अलग कैसे होती है? भाई देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आप सेव वहाँ कर रहे हो जहाँ ट्रेडिंग, हर वक़्त ट्रेडिंग हो रही है, हर वक़्त कॉइन्स हो रहे हैं या हर वक़्त ओपन मार्केट है, तो होगा क्या कि आप कभी न कभी इम्पल्स में आके एक ट्रेड ले लोगे। आपका मन नहीं था, जैसे कि आप जब मॉल के अंदर जाते हो तो चीज़ें इस तरीके से वहाँ रखते हैं कि आप शॉपिंग के लिए नहीं गए थे, आप घूमने गए थे, लेकिन आप शॉपिंग करके आते हो ना? सिमिलरली जब आप ट्रेडिंग ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, अपनी कॉर्पस को इकट्ठा कर रहे हो, तो एक ना एक दिन आप वहाँ पे कॉल ले लेते हो ट्रेडिंग के। तो इन्वेस्टिंग के लिए जो सबसे बढ़िया ऐप है वो है मुद्रेक्स। और मुद्रेक्स जो है वो वेब 3 की दुनिया का के साथ हमने कोलैब किया है। और मुद्रेक्स जो है वो वेब 3 की दुनिया का पार्टनर है। और आप देख रहे हो कि हम मुद्रेक्स को हमने पीछे एक डिटेल में वीडियो बनाया, उसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। व्हाई मुद्रेक्स? मुद्रेक्स सिंपल सी बात है, जो हमारा मिशन है और जो मुद्रेक्स की टीम का मिशन है। और बाय द वे, ये जो 4 शख्स आप देख रहे हो, एडुल पटेल, प्रिंस अरोड़ा, अलंकार सक्सेना, रोहित। रोहित को आपने देखा होगा, हमने एक पॉडकास्ट प्रणव ने किया था जेडाई स्वैप पे। और ये 4 में से 3 लोग जो हैं वो आईआईटियंस हैं। एडुल, प्रिंस और अलंकार जो हैं ये आईआईटी से हैं। तो एक इनकी मिशन और विज़न ये है कि हमें एक ऐसी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है कि जो एप्लीकेशन इन्वेस्टिंग को प्रोत्साहित करे। एप्लीकेशन के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो प्रोत्साहित करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा-सा फीचर मैं ऐड करके दिखाता हूँ, तो आप उस बात को फिर समझेंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे इस एप्लीकेशन में, और इस पोर्टफोलियो में जो सबसे अच्छा जो फीचर है, आप ये देख सकते हो, जो मैंने बात बोली ना कि आप जैसे किसी पर्टिकुलर कॉइन पे जाते हो, राइट? तो कॉइन पे जाने के बाद जो आप रिकरिंग इन्वेस्टमेंट का जब ये ऑप्शन देख रहे हो, ये जब रिकरिंग इन्वेस्टमेंट का आप ऑप्शन देखते हो और आप सपोज़ आप बिटकॉइन को चूज़ करते हो, और आप यहाँ पे बिटकॉइन चूज़ करते हो कि मेरे को ₹1000 का बिटकॉइन खरीदना है। और यहाँ पे आप ये चूज़ कर सकते हो कि मेरे को मंथली लेना है, वीकली लेना है या डेली लेना है। सपोज़ आप वीकली करते हो कि मेरे को हर मंडे ₹1000 का बिटकॉइन खरीदना है। बस आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप ₹1000 का बिटकॉइन मंडे या ट्यूसडे आप चूज़ करते हो, बाय नाउ करते हो, और आपका यहाँ पे परचेज़ शुरू हो जाएगा। हर ट्यूसडे को आपकी जो है बिटकॉइन आपका बाय हो जाएगा आपके बिहाफ़ पे। और डिटेल में मैंने पूरा वीडियो कवर किया, और डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। और सबसे अच्छा फीचर यहाँ पे कॉइन्स की बास्केट्स हैं। आप यहाँ पे बास्केट्स देख सकते हो, बीटीसी और ईथ की बास्केट है, ऐसी क्रिप्टो ब्लू चिप्स की बास्केट है। और क्रिप्टो ब्लू चिप्स के अंदर भी आप ये आपको ये रहता है कि यार हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो ये एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो मुद्रेक्स के अंदर जो एक्सपर्ट टीम है, उन्होंने ये बास्केट्स बनाई हैं। आइडियली तो सबसे अच्छी जो सेफ बास्केट है वो बीटीसी ईथ की बास्केट है। काफ़ी ऑल टाइम रिटर्न इसका 2000% का रिटर्न है। 2000 इसके अंदर इन्वेस्टर हैं। सबसे जो अच्छी परफॉर्मिंग बास्केट है वो इनकी क्रिप्टो ब्लू चिप है। उसके अलावा भी बास्केट ऑफ मीम्स है, सोलाना इकोसिस्टम। आज हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन इकोसिस्टम में भी जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पे हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और अपनी भी कॉइन की एक वो बना सकते हो बास्केट। और एक और सबसे अच्छी बात, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आप बास्केट में इन्वेस्ट करते हो तो टीडीएस नहीं कटता। ये बड़ा फिनोमिनल है। इसको एडुल पटेल के साथ हम एक शो भी करेंगे और उसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या फीचर्स हैं। तो ये थे हमारा जो स्पॉन्सर है उसके बारे में। और मैं फिर से ये कहूँगा कि अगर आपको ऐप को डाउनलोड करना है तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके मुद्रिक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टिंग की दुनिया को शुरू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और एडुल पटेल को के साथ हम लोग बहुत जल्दी उसको लेके आएँगे शो पे। और आपके जितने भी सवाल हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मुद्रिक्स को लेके, कुछ अच्छे, कुछ क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी बोल रहे हैं। वो सारे सवालों को हम लेंगे एडुल के साथ। सो प्रणव। ऑलराइट, तो वापस आ जाते हैं बिटकॉइन पे। जैसा बोलते हैं ना, दुनिया गोल है। जैसे कि ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का विकेट कैच लिया, तो हुँ। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले रोहित शर्मा ने ट्रेविस हेड का विकेट लिया, एंड एट द एंड, हाँ। लाइक हाँ, यू हाँ। यू कुड कंप्लीट द सर्कल ऑफ लाइफ। हाँ। सिमिलरली द दुनिया चालू हुई थी बिटकॉइन पे, और फिर बीच में लोगों ने बहुत बिटकॉइन को गाली दी, और अभी वापस दुनिया बिटकॉइन की तरफ कंक्लूड हो रही है। लाइक लॉट ऑफ पीपल आर टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स बिटकॉइन। उसके बहुत सारे रीजंस है। वन ऑफ द मेजर रीजंस वो ये है कि बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो इथीरियम मैक्सीज हुआ करते थे, इथीरियम पे एनएफटीज बना रहे थे, इथीरियम पे डैप्स बना रहे थे, इथीरियम को डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्रामिंग का हब बना चुके थे।
और फिर इथेरियम ने डिसाइड किया कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चले जाते हैं, और उसने कई सारे सिक्योरिटी रिस्क्स जो हैं वो लाइक पूरे सिस्टम के अंदर एक तरह से बैठा दिए थे। सबसे बड़ा जो रिस्क है उसका वो ये है कि आप एक लॉन्ग रेंज अटैक कर सकते हो। लॉन्ग रेंज अटैक को कभी मैं डिटेल में बाद में समझाऊँगा, पर एक तरह से मैं आपको बताता हूँ कि एक हैकर अगर चाहे, उसके पास अगर इनफ वैलिडेटर्स का सपोर्ट है, तो वो वैलिडेटर के हिसाब से एक चेन को पीछे ले जा सकता है और अपने हिसाब से ट्रांज़ैक्शंस को बना सकता है। एक तरह से लेजर आप ऐसे समझो कि अगर आप एक बेटिंग ऐप पे हो, एक नॉर्मल डेटाबेस में, तो आप अगर एक हैकर हो तो आपने बेट किया कि सपोज़ इस बॉल पे चौका लगेगा, है ना? और चौका नहीं लगा, तो एज़ अ हैकर मैं पीछे गया, मैंने अपनी बेट को चौके की जगह जो छक्का लगा है उसके ऊपर कन्वर्ट किया और वापस पूरा डेटाबेस को रोल बैक करके रोल फ्रंट कर दिया। इतना बड़ा इश्यू जो है प्रूफ ऑफ स्टेक चेन्स के अंदर आ सकता है। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग रेंज अटैक ऑन प्रूफ ऑफ स्टेक की हर चेन। इसकी एक तरह से इसकी इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। इन द पास्ट आपको पता होगा मैटिक चेन, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लॉन्ग रेंज अटैक हुआ था, उसको उन्होंने सॉफ्ट फोर्क बोल दिया था। वो उनका एक मार्केटिंग गिमिक है, पर 1 डेढ़ साल पहले इतनी पुरानी चेन के ऊपर इतना बड़ा लॉन्ग रेंज अटैक हुआ था, एंड दिस वाज़ समथिंग दैट वाज़ कंसर्निंग। इससे बहुत लोगों का दिमाग खुला एंड पीपल स्टार्टेड लुकिंग इनटू व्हाट इज़ द मोस्ट सिक्योर थिंग। दे केम बैक टू व्हाट बिटकॉइन इज़। तो बिटकॉइन की प्रोग्रामेबिलिटी को समझेंगे। बहुत लोग होते हैं मतलब जो एकदम बिटकॉइन फुल्ली मैक्सीज है, जिनको लगता है बिटकॉइन की एक मनी की बेस लेयर है, उसके ऊपर चेंजेस फ्रीक्वेंटली नहीं होने चाहिए। मेरे को भी ऐसा लगता है, पर मतलब नहीं ही होने चाहिए, और प्रोग्रामिंग नहीं ही होनी चाहिए। जो कूड़ा कचरा लोग भेज रहे हैं प्रोग्रामिंग करके बिटकॉइन के ऊपर, वो नहीं ही होना चाहिए। मैं उससे थोड़ा डिफर करता हूँ और मैं वो वाला आपको प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा। बहुत लोग बिटकॉइन के ऊपर अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और काफी अच्छा हाइप है उसका। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या आप किस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अर्ली हैं, नए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम टेक्निकल एडवांसमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम ये कोई पर्टिकुलर मैक्सिमलिज्म नहीं आपको दिखाएंगे कि बिटकॉइन के ऊपर जितने भी दो टाइप के लोग हैं, एक बोलते हैं बिटकॉइन लेयर 2 स्कैम है, और दूसरे लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर लेयर 2 होने ही नहीं चाहिए बिकॉज़ बिटकॉइन इज़ द मनी लेयर। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बिटकॉइन पे लेयर 2 कैसे इनेबल हुई है, क्यों इनेबल हुई है और उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा बैक इन हिस्ट्री से चालू करते हैं कि जब बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन प्रोग्रामेबिलिटी चालू हुई थी, बिटकॉइन आया था, तो सबसे पहले उसको बोला था भैया या सतोशी नाकामोटो ने कि ये मैं पर्पसली ट्यूरिंग कंप्लीट नहीं बना रहा हूँ, ताकि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन की स्क्रिप्ट रन करी जा सके, और इसका जो बिटकॉइन वीएम है, बिट वीएम है, वो उसके स्पेसिफिक ऑपकोड्स होंगे। वर्चुअल मशीन या फिर आप कोई एक एक लोअर लेवल लैंग्वेज की मशीन बनाते हो कंप्यूटर साइंस में, तो उसके लिए आपको ऑपकोड देने पड़ते हैं, है ना? वो ऑपकोड के ऊपर आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसके थ्रू वो कन्वर्ट होता है ना, कंपाइलर कन्वर्ट करता है उसको ऑपकोड में। तो बीटीसी के अंदर ऑपकोड ही ऐसे थे कि आप उसके ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते थे। क्योंकि आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते थे, इसीलिए आप बेसिकली उसको हैक नहीं कर सकते थे। दैट वाज़ वन ऑफ द बिग मेरिट्स ऑफ हैविंग बिटकॉइन, है ना? तो जब बिटकॉइन की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनी, जब बिटकॉइन बना, तो बेसिकली दैट वाज़ द गोल ऑफ द होल थिंग कि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लेयर ऑफ द वर्ल्ड होगी ये, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। उसके बाद कुछ लोग आए 2014 में, उन्होंने बोला कि बिटकॉइन को प्रोग्रामेबल बना देते हैं। वन ऑफ देम वाज़ विटालिक, उसने बिटकॉइन के फोरम पे एक बहुत बड़ा पोस्ट भी डाला और फिर ये भी लिखा कि मैं इथेरियम को लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि बिटकॉइन के ही आइडिया से ली गई है, पर उसके अंदर 2 चीज़ें अलग होंगी। सबसे पहले तो इथेरियम का अपना वर्चुअल मशीन होगा, जो कि ट्यूरिंग कंप्लीट होगा, और दूसरी बात उसकी अपनी खुद की एक लैंग्वेज होगी जिसका नाम है सॉलिडिटी, जो कि प्रोग्रामेबिलिटी को एनकरेज करेगी, ना कि बिटकॉइन स्क्रिप्ट की तरह जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग या ट्रांजैक्शंस कर सकती है, राइट? दैट वाज़ वन ऑफ द अप्रोचेस। जो दूसरी अप्रोच है, आई डोंट नो, बहुत कम लोगों को याद है, लोग भूल ही गए, वो था काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी ने एक्चुअली में कोशिश की थी कि बिटकॉइन को स्केल करते हैं। जो अभी लोग बात कर रहे हैं ना, वो 2014 में कोशिश की गई थी कि बिटकॉइन को स्केल किया जाए। और काउंटर पार्टी नाम से एक प्रोजेक्ट
लाया गया था। बहुत दिन तक वो चला नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन के लोगों ने बहुत गाली दी उसको कि भाई ये क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए इसके ऊपर एंड थिंग्स लाइक दैट। इट वाज ऑफ कोर्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। और इथेरियम ने बहुत सारा कैपिटल अट्रैक्ट कर लिया था उस समय पे, बहुत लोग उसको देख रहे थे, तो बेसिकली इथेरियम वाज द वन दैट वेंट अहेड विद इट्स थिंग्स, ठीक है। बट इस दरमियान में 2014 से 2017 और उसके बाद इथेरियम वाज एंड इथेरियम और कॉस्मोस और कुछ उस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने प्रोग्रामेबिलिटी को आगे बढ़ाया जो डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकती है। और बिटकॉइन को कुछ ना कुछ पार्ट्स उसके ठीक ठाक लगे। अधिकतर पार्ट्स अच्छे नहीं लगे, जैसे उस पे बहुत सारे रग पुल्स हो सकते हैं, टोकन्स बन सकते हैं, आराम से लोग स्कैम कर सकते हैं, ये सब पार्ट अच्छे नहीं लगे। पर कुछ कुछ मेरे ख्याल में अच्छी चीजें थी इथेरियम के अंदर, जो बिटकॉइन कम्युनिटी को भी ठीक लगी। मल्टीसिग एक तरह से उनको बहुत अच्छा जो प्रोग्रामिंग है मल्टीसिग की, वो बहुत अच्छी लगी। और जो डीफाई के थ्रू आप परमिशनलेसली ट्रेडिंग कर सकते हो, वो शायद थोड़ा सा उन लोगों को जमा। कुछ टोकन स्टैंडर्ड जो है ERC20 टाइप के वो जमे, तो दैट थोड़ा सा एकदम हार्ड लाइनर के से वो थोड़े से सॉफ्ट लाइनर हुए बिटकॉइनर्स भी, कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है। और 2017-18 में कुछ एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, स्टैक्स और लाइटनिंग नेटवर्क, जिन्होंने इसी के मतलब बिटकॉइन इथेरियम के थोड़े बहुत, मतलब अधिकतर तो उन्होंने यही बोला कि इथेरियम बिटकॉइन के ऊपर ही सब होना चाहिए, इथेरियम पे कुछ नहीं होना चाहिए, बिटकॉइन पे ही सब कुछ होना चाहिए। पर बिटकॉइन के अंदर भी उन्होंने बोला कि हम एक तरह से एक थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामेबिलिटी को, और थोड़ी बहुत प्रोग्रामेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। और स्टैक्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स टू लॉन्च एंड ब्रिंग अ प्रोग्रामेबिलिटी टू बिटकॉइन। उसको बिटकॉइन की लेयर 1 बोला जा रहा था, क्योंकि बिटकॉइन तो लेयर 0 एक तरह से है ना। तो दैट इज व्हाट केम इन। और दूसरा था लाइटनिंग नेटवर्क, ये जो स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए अधिकतर लोग जो थे बिटकॉइन इकोसिस्टम में, उनको भी लाइटनिंग नेटवर्क सही लगता था, और स्टैक्स एक तरह से दे डिडंट लाइक हाउ एंड व्हाट स्टैक्स वाज डूइंग। बट आई थिंक राइट नाउ स्टैक्स इज एट द फोरफ्रंट ऑफ डूइंग एनीथिंग इन बिटकॉइन लेयर 2। मैं आपको अगर स्टैक्स की वेबसाइट भी दिखाऊं तो उन्होंने अपने आप को एकदम बदल लिया है, और नेटिव स्टेकिंग आपको वो लाके दे रहे हैं। सो जितने भी हम लेयर 2 की बात करेंगे, जितनी भी हम प्रोग्रामेबिलिटी की बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा सिक्योर जो है, जो सच्ची में बिटकॉइन से वेरीफाइबिलिटी लेता है, उससे उससे सिक्योरिटी लेता है, उसमें सबसे आगे स्टैक्स है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, थोड़ा सा शेयर करके स्क्रीन मेरी, ये देखो। स्टैक्स ने अपने आप को एक तो अब चेंज कर लिया, और लेयर 1 ऑफ बिटकॉइन की जगह लेयर 2 ऑफ बिटकॉइन बन रहे, लेयर 2 ऑफ बिटकॉइन बन रहे हैं। और उनका जो ये अपग्रेड है, लेटेस्ट अपग्रेड है, उसके थ्रू बहुत सारे उन्होंने डेवलपमेंट किए हैं। आई थिंक दे आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोजेक्ट्स इन द होल इकोसिस्टम। बहुत लोग जो बिटकॉइन नहीं खरीद पाते हैं, वो स्टैक्स खरीद लेते हैं, है ना। बहुत लोगों ने ये पर्टिकुलर चीज करी है। तो ये सब मामला हो रहा था और चल रहा था, और उसी समय इथेरियम ने डिसाइड किया प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक का होने का, है ना। बहुत सारे अटैक्स होने लग गए इथेरियम के ऊपर और प्रूफ ऑफ स्टेक चेन और उसकी पूरी इकोसिस्टम के ऊपर। और उसी समय पे बिटकॉइन ने एक नया अपग्रेड निकाला जिसका नाम था टैपरूट अपग्रेड। इस टैपरूट अपग्रेड में कुछ एक पर्टिकुलर विटनेस फील्ड है जो कि बहुत बड़ी हो गई थी। तो इस विटनेस फील्ड जो एक टैपरूट अपग्रेड हुआ है, उसमें विटनेस फील्ड बड़ी हुई, उससे जो एक तरह से अभी तक आप अगर कुछ बड़ी चीज स्टोर करना चाह रहे थे बिटकॉइन पे तो वो नहीं कर सकते थे। बट बिकॉज ऑफ दिस सम पीपल स्टार्टेड डूइंग सम प्रोग्रामेबिलिटी ऑन बिटकॉइन। जैसे उन्होंने बोला कि एनएफटीज ऑन बिटकॉइन लाते हैं यूजिंग ऑर्डिनल्स, BRC20 या कुछ टोकन्स लॉन्च करते हैं, बिटकॉइन का अपना खुद का टोकन लॉन्च करते हैं कॉल्ड एज रून्स। तो इस तरह की प्रोग्रामेबिलिटी से ये सब चालू हुआ। क्या मुझे लगता है ऑर्डिनल्स और रून्स इज द एंड गेम ऑफ बिटकॉइन प्रोग्रामेबिलिटी? नो। बट मैं बोलूंगा कि उसने बहुत सारा अट्रैक्शन खींचा है। बहुत लोगों को अब लगने लग गया है कि बिटकॉइन के ऊपर और भी चीजें हो सकती है। ऑफ कोर्स मतलब लाइक एकदम फास्ट चेंजेस नहीं होंगे जैसे इथेरियम पे होते हैं, जो कि सही भी है, स्लोली होने चाहिए। बट सिक्योरिटी वाइज शायद बिटकॉइन इथेरियम से ज्यादा सिक्योर है, और उसके ऊपर जो लेयर 2s बनेंगी वो बिटकॉइन से ज्यादा लाइक बिटकॉइन इथेरियम से ज्यादा बिटकॉइन की सिक्योरिटी के थ्रू ज्यादा सिक्योर रहेंगी।
अब इथीरियम के लेयर 2s और बिटकॉइन के लेयर 2s के कंपैरिजन पे आए हम, और ये डिस्कस करें कि कौन से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बना रहे हैं अभी बिटकॉइन लेयर 2s और किसको आप ध्यान में रख सकते हो। उसके पहले एनीथिंग काशिफ भाई यू वांट टू शेयर? बिल्कुल ठीक है। मेन स्टैक्स ने पूरी पहले कोशिश करी। स्टैक्स बेसिकली क्या है कि स्टैक्स को भी अपना शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म मिला है। स्टैक्स का ये है कि आपको स्टैक को स्टेक करके शायद बीटीसी मिलते हैं। और वहाँ पे एक और चीज़ जो ये कि स्टैक्स को क्रिटिसिज्म इस बात पे मिला, जो तुम भी बता सकते हो, कि स्टैक्स का अलग से टोकन क्यों है, राइट? तो सो एक ये चीज़ है। प्लस टैक्स का जो फाइनैलिटी है, मतलब ये तो कुछ टैक्स से आके ही समझा पाएगा कि स्टैक्स का जो अल्टीमेट डेटा कहाँ स्टोर होता है। क्या वो इथेरियम के वो इथेरियम कह रहा हूँ कि क्या वो बिटकॉइन के पे ही जो अपनी सिक्योरिटी वो ड्राइव कर रहा है, वो इथेरियम से सिक्योरिटी ड्राइव कर रहा है? क्योंकि जैसे इथेरियम की जितनी लेयर्स हैं, उनका जितना भी डेटा है एट द एंड ऑफ द डे, वो अल्टीमेटली सेटल इथेरियम पे होता है। स्टैक्स का डेटा कहाँ सेटल होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल को उसका डेटाबेस कोई चेंज ना कर सके, म्यूटेबल हो। तो बेसिकली ये एक तरह से एक कॉम्प्रोमाइज है जो कि लेयर 2s भी करते हैं इथीरियम से, कि आप इथीरियम की जगह, मतलब इथीरियम की सारी ट्रांजैक्शन मत लो, इथीरियम की ट्रांजैक्शन को एक मिला के चेक पॉइंट बनाओ, और चेक पॉइंट में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो हुँ, इथीरियम पे पोस्ट करो। तो सिमिलरली स्टैक्स ने अपना एक चेक पॉइंटिंग सिस्टम बनाया, और वो हुँ, टैप रूट के पहले भी था। तो उस चेक पॉइंटिंग सिस्टम के थ्रू वो क्या करते हैं कि जितने ट्रांजैक्शंस है, उनका अपना वीएम है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, शायद इसलिए उनको हुँ, इतना अडॉप्शन नहीं मिला जितना इथीरियम के हाँ, डिफरेंट ईवीएम लेयर 2s को मिला और सॉलिडिटी के। तो दैट हुँ, इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ स्टैक्स। पर टेक्नोलॉजिकली उन्होंने अच्छा खासा चेक पॉइंट बनाया जो कि एकदम लाइक व्हिच इज वेरी वेरी ऑप्टिमाइज्ड, कि आप ट्रांजैक्शंस करो सारे स्टैक पे, उनका चेक पॉइंट बनेगा, और चेक पॉइंट जो है वो बिटकॉइन के ऊपर हुँ, ट्रांजैक्शन करेगा। आप ऑर्डिनल्स का अगर ट्रांजैक्शन करोगे बिटकॉइन पे तो बहुत हैवी होता है, बहुत हुँ, बड़ा ब्लॉक बनता है उसका। पर स्टैक्स का हुँ, जो चेक पॉइंट बनता है वो बहुत, एक तरह से आप ऐसे मान लो कि आपने 2 ट्रांजैक्शन करे बिटकॉइन के, उसके हुँ, बराबर उसका साइज़ होता है। सो हाँ, स्टैक्स हैज़ डन गुड डेवलपमेंट, और उन्होंने हुँ, दिखाया है कि कैसे आप वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी लेयर को बिटकॉइन की तरह यूज़ कर सकते हो, और उसी मैकेनिज़्म को डिफरेंट लेयर 2s अपने-अपने तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हुँ, ये जो लेयर 2 प्रोग्रामेबिलिटी, मतलब बेसिकली बिटकॉइन को बिटकॉइन को अपना सरगना मान के, बिटकॉइन की सिक्योरिटी को यूज़ करके जो लेयर 2s बनना चाह रही हैं, उन्होंने क्या किया है बिटकॉइन के लिए? तो 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिटकॉइन, अभी तक लोग बिटकॉइन रखते थे। मोस्ट ऑफ द मैक्सीज़ लाइक काशिफ भाई वो अपना बिटकॉइन सिर्फ बिटकॉइन की तरह ही रखते होंगे। पर हुँ, कुछ लोगों ने क्या किया, उसको डब्ल्यूबीटीसी में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग सेंट्रलाइज्ड प्रोवाइडर्स। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड प्रोवाइडर्स की तरह के थ्रू बिटकॉइन डब्ल्यूबीटीसी में कन्वर्ट होता है, और फिर उसकी स्टेकिंग वगैरह इथेरियम के ऊपर हो सकती है। तो ये जो बिटकॉइन अभी एक तरह से गोल्ड की तरह, कि आपने गोल्ड खरीदा, उसको अपने पास रख लिया, अब क्या वो मल्टीप्लाई होगा? नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ेगी इवेंचुअली, राइट? पर कुछ लोग, बिकॉज़ दे वांट टू मेक इट हाइपर फाइनेंशियल, तो उन्होंने एक तरह से, आप ऐसे मान लो कि गोल्ड का बॉन्ड खरीद लिया, उस बॉन्ड को उसके थ्रू को बैंक में रख दिया जिससे वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं। इस तरह की कोशिश करी। तो दिस वाज़ हाउ थिंग्स वर गोइंग राइट नाउ, और बिटकॉइन का शायद 0.5 या 0.8% इज़ कन्वर्टेड टू डब्ल्यूबीटीसी, क्योंकि कुछ तरह का, मैं आपको बोलूँगा कि इंटरेस्ट है कि बीटीसी को भी थोड़ा-सा एक्टिव एसेट हुँ, बनाया जाए ताकि स्टेकिंग और रीस्टेकिंग हो सके। तो प्रॉब्लम क्या थी डब्ल्यूबीटीसी में? वो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोवाइडर के थ्रू कन्वर्ट होता था बीटीसी टू डब्ल्यूबीटीसी, और इसी को नेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर 2s। तो बेसिकली बेबीलोन एक बहुत हाइप्ड, मेरे ख्याल से, प्रोजेक्ट है, जो कि क्या कर रहा है कि आप अपना जो बीटीसी है, उसको, अगर आपको उसको इंटरेस्ट के लिए चढ़ाना है, उस हुँ, पे इंटरेस्ट कमाना है, तो आप बिटकॉइन चेन के ऊपर ही उसको लॉक कर दोगे यूजिंग टाइम स्टैंपिंग मैकेनिज्म, और फिर आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉस्मोस चेन्स के थ्रू को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हो। उसको बोलते हैं स्टेकिंग और रीस्टेकिंग, और उससे आपको यील्ड मिलेगी जो वो कॉस्मोस चेन प्रोड्यूस करेगी,
और वो वापस अपने बिटकॉइन के ऊपर आप ले जा सकते हो। बिटकॉइन क्या बिटकॉइन चेन को छोड़ता है? नो। क्या आप जो ट्रांजैक्शंस करते हो बिटकॉइन से हटती है? द आंसर इज नो। सो बेसिकली थोड़ी बहुत उन्होंने कोशिश करी है कि नॉन कस्टोडियल बनाया जाए बिटकॉइन की प्रोग्राम बिटकॉइन की जो एपीवाई जनरेशन है, जो उसका एक्टिवेशन है, उसको बनाने की। दिस इज द फर्स्ट थिंग। और सेकंड जो उन्होंने चीज करी है वो ये है कि बिटकॉइन के ब्लॉक स्पेस को एकदम पूरी तरह से चपाट दिया है, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट एक्टिव चेन? तो द आंसर इज इथेरियम, सब लोगों को लगता है। विच इज द सेकंड मोस्ट एक्टिव चेन? लगता है पॉलीगॉन, बीएनबी ऐसी चेन है जो बहुत सारा ट्रांजैक्शन करती है। मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। ड्यून एनालिटिक्स का एक डैशबोर्ड है, उस पे आप देखोगे तो ब्लॉक स्पेस, उसमें सारी आपको लाइक आपको आपका एकदम यू विल बी एकदम अमेज्ड व्हाट इज हैपनिंग। परसेंटेजेस ऑफ ब्लॉक्स व्हिच आर एम्प्टी इन अ चेन, तो बेसिकली बिटकॉइन में 0 है, इथेरियम में 0.1% है, पॉलीगॉन में 0.7% है। यानी जितने ब्लॉक प्रोड्यूस होते हैं उसमें 0.7% में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होता, खाली चले जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इथेरियम के अंदर 50% जो ब्लॉक्स होते हैं वो सिर्फ 25 से 50% तक फिल होते हैं, राइट? पर अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो अबाउट 72%, यानी 3/4 of all the blocks that are produced since Taproot upgrade and the programmability that's happening on Bitcoin क्या are इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक है ये। मजा आ गया ये यार्डस्टिक देख के। इससे पता क्या लग रहा है, मैं इसको एनालॉजी के साथ एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। इसका इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि 2 मॉल हैं और एक ही लोकेलिटी में है। सपोज़ सपोज़ इंदिरा नगर के अंदर या वैशाली नगर के अंदर जयपुर में 2 मॉल हैं और दोनों मॉल आपको लगता है कि चलते हैं, क्योंकि दोनों मॉल वैशाली नगर में हैं। लेकिन आपको या मैं बोलूँ कि आप एक एमबीए की स्टूडेंट हो और मैं आपको बोलता हूँ कि पता करके आओ कि कौन-सा मॉल ज़्यादा चल रहा है। तो आप क्या करोगे, आप गेट कीपर से जाके बोलोगे कि उसका काउंटर होता है। उससे बोलोगे यार मुझे बता दे तेरा एवरेज डेली काउंट क्या है, फुटफॉल क्या है, तो वो बता देगा थोड़ी बहुत। और ऐसी दो तो वहां से आपको पता लगेगा कि भाई मॉल चल कौन सा रहा है। अभी इस यार्डस्टिक से पता लग रहा है कि आपको ये पता लग रहा है कि बिटकॉइन स्लो है, बिटकॉइन ये है, बिटकॉइन वो है, लेकिन यहाँ से पता लग रहा है कि बिटकॉइन का जो फुटफॉल है, जो उसकी डिमांड है उसकी ब्लॉक स्पेस की, वो कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर दिस थिंग। राइट। ऑल्सो उसमें स्पेस कम है, तो दोनों ही इथेरियम चीजें। इथेरियम का क्या है, इथेरियम का एक मिनट शो करोगे? आप मतलब बाकी सब चेन्स को तो देखना ही मत, वो तो मतलब जैसे एवलांच है, 97% जो उसके ब्लॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट खाली देखिए है। ये इथेरियम का इथेरियम कितना के था? अंदर भी इथेरियम के अंदर भी मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स आर इथेरियम के अंदर भी मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स जो है वो 50%, आधे ब्लॉक्स 25 से 50% तक ही भर रहे हैं। हाँ, और पॉलीगॉन में कितना है? 54%। तो इसका राइट। मतलब पॉलीगॉन ज़्यादा यूज़ हो रही है इथेरियम से। 100% ब्लॉक्स 15% भरते हैं बिटकॉइन के, वो है ना? इनका देखो और यार, बीएनबी वगैरह का देखो, मतलब हार्डली एनीथिंग। बीएनबी एंड अगर आप बीएनबी एंड एवलांच का देखो तो 97% जो स्पेस है उनकी वो खाली है खाली सारी है। एक तरफ से। तो ये हमें बताता है कि इंटरेस्ट जो है बिटकॉइन की प्रोग्रामेबिलिटी में वो एकदम से भैया तगड़ा हो गया है, बढ़ गया है। एवरीबडी वांट्स टू यूज द सिक्योरिटी ऑफ बिटकॉइन क्योंकि वो प्रूफ ऑफ वर्क वाली सिक्योरिटी देता है। तो इंस्टेड हुँ, ऑफ चेक पॉइंटिंग ऑन इथेरियम एंड गेटिंग द सिक्योरिटी फ्रॉम इथेरियम, लोग या फिर बेसिकली आप बोल लो कि लेयर 2 जो है वो अपनी सिक्योरिटी बिटकॉइन से लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बोलोगे यार बिटकॉइन की से चेक पॉइंटिंग कर रहे हो तो हुँ, ये तो प्रोग्रामेबल है ही नहीं, ट्यूरिंग कंप्लीट है ही नहीं, वेरिफाइबिलिटी कैसे आएगी? तो ये सब क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर टूल्स अपनी अप्रोचेस से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन सा परफेक्ट सोल्यूशन है, पर मैं आपको ये जरूर बोल के लाइक एंड इट इन अ फ्यू कि वन ऑफ द बिगेस्ट जीरो नॉलेज प्रूफ प्रोजेक्ट्स ऑफ इथेरियम इकोसिस्टम, जिसने इथेरियम के अंदर जीके करना चालू किया था, जिसके कारण मेरे ख्याल में इथेरियम के अंदर जीरो नॉलेज प्रूफ लेयर टू बनते हैं, उसने हुँ। अब बोला है कि मैं इथेरियम के साथ साथ बिटकॉइन के ऊपर भी जीरो नॉलेज प्रूफ डेवलप करूंगा।
तो फिर इससे हमको ये समझ आता है कि ये सब जो इंडस्ट्री है, उसमें कुछ ना कुछ कहीं न कहीं तो थोड़ा बहुत तेल है, घी है जो निकल सकता है। सतोशी हुँ। नाकामोटो ने भी बोला था कि इवेंचुअली माय विजन इज़ कि इसको ज़ीके के थ्रू अच्छे से प्राइवेसी कंडल्स इसमें करी जा सकती है और स्केलेबिलिटी बनाई जा सकती है बिटकॉइन नेटवर्क की। काशिफ भाई कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पर मेरे को हुँ। ऐसा लगता है कि यूजिंग ज़ीरो नॉलेज प्रूफ्स एंड द पावर ऑफ बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन इवेंचुअली सिर्फ और सिर्फ मनी की लेयर ही नहीं, सिक्योरिटी की लेयर भी बन सकती है बिटकॉइन। माइकल सेलर ने भी धीरे-धीरे कुछ बातें कहना शुरू करी हैं। देखो उसकी उसकी उसका बहुत बड़ा चीज़ है ना स्टेक पे है मतलब 1.5 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन है उसके पास। उससे ज़्यादा बिटकॉइन को कोई भी मॉनिटर नहीं करता होगा। देखो हमारे तो छोटे-मोटे पैसे लगे तो हमारा तो एक मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है माइकल सेलर की अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 है बिटकॉइन को लेके। अगर आप वो भी ये कहता है कि पहले उसने भी इनफैक्ट आप कमेंट करके बताना अगर आपको ये चाहिए। उसने एक एक स्टेज पे ना रूल्स जो है वो बताए कि 21 रूल्स ऑफ बिटकॉइन और ये उसने बीटीसी पराग कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने बोला। उसमें से उसने एक रूल ये था मैं आपको शेयर करता हूँ। वैसे तो मैं 21 के 21 रूल पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि वो अमेजिंग है। वन ऑफ द रूल ये था कि कभी भी ये मत सोच लेना, भ्रम की स्थिति मत पाल लेना कि तुमने बिटकॉइन को समझ लिया है। कभी भी ये भ्रम मत पाल लेना। क्योंकि वो ये कह रहा है कि बिटकॉइन इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है, ये इतना डीप है, ये सागर कई कई महासागरों को आप मिला दोगे ना, तो भी आपको लगेगा कि आपने अभी आपका डे 1 है। माइकल सेलर कहता है कि इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो पता ही नहीं है क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बिटकॉइन की और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ आएँगी। और वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ये है कि माइकल सेलर खुद अपनी कंपनी को इस काम पे उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो लेके ये आ रहा है कि जो इंटरनेट के ऊपर जो आइडेंटिटीज है ये जो एआई की वजह से आइडेंटिटीज कॉपी होंगी कोई भी काशिफ रजा बना देगा कोई भी प्रणब महेश्वरी का वीडियो बना देगा तो हर आदमी जो इंटरनेट को यूज कर रहा है वो कैसे सिक्योर और उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे मतलब उसका डेटा भी शेयर्ड ना हो और वो सिक्योर भी हो और वो ह्यूमन अपने आप को प्रूव कर सके कि ये वीडियो या ये इंटरनेट पे जो बंदा है ये ह्यूमन है, ये एआई नहीं है। तो माइकल सेलर कहता है कि वो तभी हो सकता है जब आपकी आइडेंटिटी इम्यूटेबल लेजर पे स्टोर हो। सपोज़ करो मैं प्रणव माहेश्वरी की आइडेंटिटी जो है अम, वो एक ऐसी चेन पे बना दूँ कि जिसके नोड जो हैं वो सिर्फ़ 20 नोड हैं, ठीक है? और एक मैं बनाऊँ कि एक ऐसी इम्यूटेबल लेजर पे कि यार जहाँ उसके डेटा स्टोर करूँ प्रणव का कि वहाँ वो इम्यूटेबल हो। तो चॉइस तो हमेशा से इम्यूटेबल रहेगी ना और वो इम्यूटेबिलिटी नो डाउट आपको बिटकॉइन प्रोवाइड करता है। अब कैसे उसके ऊपर ये प्रोग्रामेबिलिटी लेके आएगा, कैसे बिटकॉइन को सिक्योरिटी लेयर बनाएगा, वो फ्यूचर में बाय गॉड बहुत कुछ होने वाला है। तो बिटकॉइन को अभी हम तो ये कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू की नंबर 1 है जी, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह ही आप करो। फ्यूचर में यू माइट से कि यार शुरू तो हम स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से हुए थे। यार इसके ऊपर तो अब पॉसिबिलिटीज़ ही पॉसिबिलिटीज़ निकलती जा रही हैं। सो ये इस आज का वीडियो का पर्पस ये है आपको बताने का कि बिटकॉइन विल आल्सो बी प्रोग्राम बिटकॉइन एज़ अ प्रोटोकॉल इज़ नॉट प्रोग्रामेबल। बिटकॉइन के अराउंड पॉसिबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, जो बिटकॉइन को बेस लेयर बना के सिक्योरिटी ड्राइव करेंगी और उसके अराउंड जो प्रोबेबिलिटी है उसमें स्टैक्स लीड कर रहा है, राइट? एंड स्टैक्स का जिस दिन भी वो नाकामोटो जो उसका अपग्रेड है उसके बाद उनकी जो वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे ट्रांज़ैक्शन स्पीड वगैरह और सिक्योरिटी और लेयर वगैरह जो उनकी चीज़ें चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो इस टाइम ट्रैक्शन है, वो जो एप्लीकेशंस हैं, वो सारी स्टैक्स पे काफ़ी सारी बन रही हैं। बिल्कुल, और मैं ये भी बोलूँगा कि ट्रांज़ैक्शन फ़ीस जो है इवेंचुअली वो बिटकॉइन की थोड़ी-सी बढ़ेगी, जो कि रिक्वायर्ड भी है हाल्वेनिंग के बाद, एक तरह से माइनर्स का पेट भरने के लिए। So it is great for Bitcoin as well. But still, given all this,
I would still say there is a big chunk of people who hold Bitcoin and a big percentage of Bitcoin people जिन्होंने Bitcoin के विजन को सपोर्ट किया है since 2008, 9, 10, काशिफ भाई जैसे मोस्ट ओजीज, उनको अभी भी बिटकॉइन को वर्जिन रखना है, बिटकॉइन को प्योर रखना है। एंड उनको बिल्कुल ये जो कचरा लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हिसाब से कचरा जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर, दे डोंट वांट दैट टू हैपन। तो कौन सी, मेरे ख्याल में देयर इज नो वन आंसर टू इट। एकदम राइट भी आंसर नहीं है, एकदम लेफ्ट भी आंसर नहीं है, द आंसर ऑलवेज लाइज इन द मिडिल। तो हम कहीं ना कहीं एक मिडिल पॉइंट पे आएंगे। एंड मेरे ख्याल में जो ये चालू हुआ है पूरा ऑर्डिनल से, जो चालू हुआ रून से, और अब लेयर 2 जो बन रही है, अब स्टारकवेयर ने जीके के ऊपर बनाना चालू कर दिया है, स्टैक्स अपना इतना बड़ा नाकामोटो अपग्रेड ला रहा है, इवेंचुअली दैट विल लीड इनटू बिटकॉइन हैविंग समथिंग अराउंड प्रोग्रामेबिलिटी। अभी भी तुम ऑर्डिनल्स को देख ही लो ना, फिनोमिनल ग्रोथ है ऑर्डिनल्स में। आप अगर कुछ पर्टिकुलर ऑर्डिनल्स को देखोगे ईडन नेटवर्क के ऊपर, ये मैजिक ईडन के ऊपर आप देखोगे, तो वो 2.5 बिटकॉइन के हैं, कुछ एनएफटीज, एक दो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लोर प्राइस उनकी 0.1 0.2 बिटकॉइन है, विच इज रियली हाई। कि जो बिटकॉइन पपेट है, दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस एनएफटी ऑन बिटकॉइन। तो इसकी ये देखो, फ्लोर प्राइस और हाईएस्ट जो सेलिंग प्राइस है वो भी 1-2 बिटकॉइन है, रियली हाई। काशिफ भाई के पास 2-4 है, तो उनसे पूछो कैसा लग रहा है आपको बिटकॉइन पपेट को रख के। मेरे पास एक भी नहीं है भाई, मैं ऑनेस्टली अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करूं। वैसे तो ये एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें हैं, बट नॉट एवरी ऑर्डिनल इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट टू बाय। इसके पीछे भी एक लंबी एक, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट अर्ली। तो कई बार क्या होता है कि ये पंप करती हैं, जैसे वो नैट कैट्स थी, वो कहाँ पहुंच गई थी और अब कहाँ पे घूम रही है। मैं बीएवाईसी देख रहा था यार, प्रणव 9 ईथ का घूम रहा है बीएवाईसी यार। एक समय 90 का था फ्लोर। 100 ईथ का फ्लोर था यार। और 400 ईथ का तो उसने खरीदा था यार, वो कौन सेलिब्रिटी था यार? जस्टिन बीबर ने। हाँ, 400 ईथ के भी लिए हुए लोगों ने, और अब 9 ईथ पे। मुझे बहुत ही लुक्रेटिव लग रहा था यार। मैं कहा यार मैं कहा यार इस लेकिन फिर मैं यही सोच रहा था कि यार एनएफटीज का क्या होगा यार, ये जो 100 ईद की गई है, क्या तुम्हें लगता है एनएफटीज वापस आएंगी? इस पे भी एक शो करना चाहिए यार। इस पे एक शो करेंगे हम, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है इसके ऊपर एक शो करेंगे बेसिकली। पर आज बिटकॉइन प्रोग्रामेबिलिटी पे कर रहे हैं हाँ, तो इतना नहीं बढ़ते हैं। पर मेरे ख्याल में बिटकॉइन एनएफटीज 2 प्रकार की होती है। 99.9% वो होती है जिनको आप फ्लिप कर करके पैसे कमाने की कोशिश करते हो, या फ्लिप कर करके कोई आप पे फ्लिप कर हाँ, देता है। तो बेसिकली वो उसकी जो एक क्राउड है, वो बहुत बड़ी क्राउड है। वो पहले इथेरियम पे थी, फिर सोलाना पे गई, और आजकल बिटकॉइन के ऊपर ऑर्डिनल्स के थ्रू चीजें करने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ जाएगी वो आगे जाके, ठीक है। तो एक वो क्राउड है जो पंप करती है, सर्कुलर ट्रेडिंग करके पंप करती है एनएफटी को, और फिर आखिरी में जाके आप जैसे लोग पे हाइप बना के डंप कर देती है। एक वो क्राउड है, और दूसरी जो एकदम माइक्रो माइनर 0.0001% ऑफ दोज एनएफटीज है, those are really collectibles, those are really valuable, right? एक पर्टिकुलर पेन जिससे मैं लिख रहा हूँ वर्सेस एक पर्टिकुलर पेन जिससे भारत का संविधान आखिरी में साइन हुआ था बी आर अम्बेडकर से, दे आर डिफरेंट। अधिकतर लोग ये वाला पेन यूज करते हैं, कुछ लोगों ने वो वाला पेन देखा और कुछ को वो शौक है कलेक्ट करने का। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है यार। आई थिंक विद दिस थॉट गाइस, थैंक यू वेरी मच। और फिर से वंस अगेन अपने स्पॉन्सर्स को शाउट आउट जो मुद्रिक्स। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है मुद्रिक्स का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और अगर आप उस लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो 500 रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं अपनी जर्नी, तो 150 रुपए वर्थ ऑफ बीटीसी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, ओनली विद दिस ऑन थॉट, बिटकॉइन, ओनली ऑन बिटनिंग, या आपको ओनली स्पेसिफिक
ओनली ऑन बिटनिंग, ओनली ऑन वेब 3 की दुनिया। और फिर से मिलते हैं एक नए शो में, नई एनर्जी के साथ। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।